नमस्कार। माइंड केयर विद विजय करांडे में आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि हम इंसान इतनी समझदारी होने के बावजूद बार बार इस युद्ध के विनाशकारी चक्र में क्यों फंस जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों को, नेताओं को और हम सबको परेशान किया है। क्या हम एक प्रजाति के तौर पर लड़ने के लिए ही बने हैं, या फिर इसकी कोई और गहरी वजह है? आज हम इसी जटिल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जो युद्ध के पीछे की असली वजहों को परत दर परत खोलता है। तो चलिए इसके सबसे पहले और सबसे आसान लगने वाले पहलू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि हमें कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या क्या समस्या हम इंसानों के अंदर ही है? पॉलिटिकल साइंटिस्ट केनेथ वॉल्ड्स इसे पहली छवि कहते हैं। ये नजरिया मानता है कि युद्ध की जो असली जड़ें हैं वो हमारे ही मनोविज्ञान, हमारी इच्छाओं, हमारे डर और हमारी आक्रामकता में छिपी हैं। जरा सोच कर देखिए, इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी एक लीडर के सत्ता के लालच ने पूरे के पूरे देश को जंग की आग में झोंक दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस एक विचार के अंदर भी दो अलग अलग खेमे हैं। एक तरफ है निराशावादी, जैसे सेंट ऑगस्टीन, जो मानते थे कि इंसान स्वभाव से ही अधूरा है, फ्लॉड है और हमेशा ताकत के लिए लड़ेगा ही लड़ेगा। और दूसरी तरफ है आशावादी, जैसे मार्गरेट मीड, जिनका मानना था कि ये जो आक्रामकता है ना, ये सीखी जाती है और इसलिए इसे भुलाया भी जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली है। वॉल्स ने बताया कि मानव स्वभाव तो एक कांस्टेंट है, मतलब वो हजारों सालों से हमारे साथ है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम कभी शांति से रहते हैं और कभी भयानक युद्ध लड़ते हैं? अगर इंसान का स्वभाव ही असली वजह है, तो हम लगातार युद्ध क्यों नहीं करते? ये सवाल हमें एक और गहरे लेवल की पड़ताल की ओर ले जाता है। तो चलिए अब फोकस को एक व्यक्ति से हटाकर उन संगठनों पर लाते हैं जो इंसान बनाते हैं, यानी राज्य या देश। हो सकता है असली समस्या अलग अलग लोगों में नहीं, बल्कि उनके बनाए गए सिस्टम में हो। ये है दूसरी छवि। ये थ्योरी कहती है कि समस्या इंसानों में नहीं, बल्कि देशों के अंदरूनी ढांचे में है, उनकी बनावट में है। मतलब कुछ तरह की सरकारें या अर्थव्यवस्थाएं ही ऐसी होती हैं जो दूसरों की तुलना में ज्यादा युद्धप्रिय होती हैं। जैसे तानाशाही शासन, वो आसानी से युद्ध शुरू कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जनता को कोई जवाब नहीं देना होता। लेनिन का मानना था कि पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म स्वाभाविक रूप से साम्राज्यवाद और युद्ध की तरफ ही जाता है। और आज के दौर में तो एक बहुत पॉपुलर विचार ये है कि जो लोकतंत्र होते हैं वो शांतिप्रिय होते हैं और असल परेशानी की जड़ तो गैर लोकतांत्रिक राज्य ही है। पर क्या ये बात इतनी सीधी है? इतिहास तो कुछ और ही बताता है। लोकतांत्रिक और तथाकथित अच्छे राज्यों ने भी कई युद्ध लड़े हैं। अगर सिर्फ देशों को अच्छा बना देना ही शांति की गारंटी होती, तो क्या हम अब तक इसे हासिल नहीं कर चुके होते? ये बताता है कि ये व्याख्या भी अधूरी है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे गहरे दृष्टिकोण पर। ये शायद थोड़ा सुनने में अजीब लगे, लेकिन मुमकिन है कि युद्ध की सबसे शक्तिशाली व्याख्या यही हो। ये है तीसरी छवि, और ये कहती है कि युद्ध का कारण किसी व्यक्ति या किसी राज्य में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में है जिसमें वो सभी मौजूद हैं। इसे एक खेल की तरह सोचिए। खिलाड़ियों के इरादे चाहे कुछ भी हों, पर अक्सर खेल के नियम ही उनके एक्शन तय करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस खेल का सबसे बड़ा नियम है अराजकता। अब देखिए, जब हम अराजकता कहते हैं तो हमारा मतलब अफरा तफरी या हिंसा से बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि देशों के ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई ग्लोबल पुलिस फोर्स नहीं है जिसे आप मदद के लिए बुला सकें। और इस अराजकता का नतीजा क्या निकलता है? ये एक सेल्फ हेल्प सिस्टम बनाता है। मतलब जब आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, तो हर देश को अपनी सुरक्षा की चिंता खुद करनी पड़ती है। वो किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी कीमत पर अपना अस्तित्व बचाए रखना ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। इस बात को फिलोसोफर रूसो की एक कहानी है स्टैग हंट, वो बहुत अच्छे से समझाती है। कल्पना कीजिए 5 भूखे शिकारी हैं। वो मिलकर एक बड़े हिरण का शिकार करने के लिए सहमत होते हैं, जो सबके लिए काफी होगा। लेकिन तभी एक छोटा खरगोश वहां से दौड़ता हुआ निकलता है। अब कोई भी एक शिकारी उसे पकड़कर अपनी भूख तो मिटा सकता है, लेकिन ऐसा करते ही बड़ा हिरण भाग जाएगा।
अब क्योंकि कोई भी शिकारी ये भरोसा नहीं कर सकता कि दूसरे उसे धोखा नहीं देंगे, तो क्या ये ज्यादा समझदारी नहीं है कि वो छोटा पर पक्का इनाम यानी वो खरगोश उसे ही ले ले? बस यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कड़वा सच है। भले ही सहयोग सबके लिए बेहतर हो, पर भरोसे की कमी हमेशा स्वार्थ और संघर्ष को ही जन्म देती है। तो इन तीनों दृष्टिकोणों में से व्यक्ति, राज्य और सिस्टम कौन सा सही है? वॉल्स का तर्क है कि असली जवाब इन सब को एक साथ देखने में छिपा है। इसे समझने के लिए वॉल्सी युद्ध के कारणों में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। एक होते हैं तात्कालिक कारण और दूसरे होते हैं अंतर्निहित कारण। पहली और दूसरी छवि यानी बुरे नेता या बुरे राज्य, ये किसी एक खास युद्ध के तात्कालिक कारण हो सकते हैं। वो उस चिंगारी की तरह हैं जो आग लगाती है। लेकिन तीसरी छवि यानी इंटरनेशनल सिस्टम की अराजकता, वो अंतर्निहित या परमिसिव कारण है। ये उस ज्वलनशील माहौल की तरह है जो उस चिंगारी को एक भयानक आग में बदलने की इजाजत देता है। ये समझाता है कि युद्ध हमेशा एक संभावना क्यों बना रहता है, चाहे नेता कितने भी अच्छे क्यों न हो या राज्य कितने भी शांतिप्रिय क्यों न हो। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार है। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की स्थिति में युद्ध को रोकने वाली कोई आखिरी शक्ति है ही नहीं, और शायद यही वजह है कि वे बार बार होते रहते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर समस्या इस सिस्टम में ही है, तो क्या हम कभी भी स्थायी शांति की उम्मीद कर सकते हैं? इस फ्रेमवर्क का दुखद निष्कर्ष यही है कि अगर दुनिया अच्छे लोगों और शांतिप्रिय लोकतांत्रिक देशों से भर भी जाए, तब भी युद्ध हो सकते हैं। ये एक शतरंज के खेल की तरह है, जहां नियम ही खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, भले ही वे असल में दोस्त ही क्यों ना हो। ये अराजक सिस्टम खुद ही देशों को एक दूसरे पर शक करने और अपनी सुरक्षा के लिए होड़ करने पर मजबूर करता है, जो आखिर में संघर्ष का कारण बन सकता है। और यही वो सवाल है जिसके साथ मैं आज की बात खत्म करना चाहूंगा। अगर युद्ध की असली जड़ें उस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में हैं जिसमें हम सब रहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि स्थायी शांति बस एक खूबसूरत सपना है जिसे हम कभी हकीकत में नहीं बदल सकते? इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? आप निराशावादी हैं या आशावादी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें ये भी बताएं कि आप अगला कौन सा विषय समझना चाहेंगे।